गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नगरीय भूगोल के अंदर प्राचीन युग में नगरों का विकास। प्राचीन युग में हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन पाषाण युग से। विश्व में नगरों का उदय सभ्यता, अर्थव्यवस्था तथा बस्तियों के क्रमिक विकास से संबंधित है। प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य आखेट, वस्तु संग्रह तथा मछली पकड़ने जैसे व्यवसायों में लगा हुआ घुमक्कड़ जीवन बिता रहा था। सुरक्षित और जलापूर्ति की सुविधा वाले अच्छे स्थलों पर अस्थायी डेरों का निर्माण करके लोग उसमें रहते थे। अपेक्षाकृत स्थायी या बड़ी बस्तियों के अस्तित्व में आने के लिए आखेट और वस्तु संग्रह की यह अर्थव्यवस्था एकदम अपर्याप्त थी। संगठित जीवन का भी अभाव था। स्थायी ग्रामों के निर्माण के लिए आवश्यक था एक स्थान पर काफ़ी समय तक बसी हुई कृषि की अर्थव्यवस्था, जिससे अधिक और विश्वसनीय भोजन आपूर्ति की प्राप्ति हो सके, ताकि वह एक स्थान पर बहुत से लोग काफ़ी समय तक टिककर रह सकें। ऐसे कृषि तंत्र में भोजनार्थ खाद्यान्नों का महत्वपूर्ण स्थल होना आवश्यक था, और ऐसी व्यवस्था के लिए धरातल, जल, जलवायु और मिट्टी सहित भौतिक पर्यावरण के तत्वों का सहयोग भी अपेक्षित होने के साथ साथ ऐसे आविष्कारों की भी आवश्यकता थी जिससे इस व्यवस्था को चलाया और कायम रखा जा सके। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण युग में पर्याप्त और विश्वसनीय भोजनापूर्ति की आवश्यकता के अनुभव किए जाने के कारण पौधों और जीव जंतुओं का पालन प्रारंभ हुआ। अन्नों का महत्व एक प्रधान और स्थायी भोजन सामग्री के रूप में बढ़ता गया। गेहूं और जौ का मध्य पूर्व तथा चीन में, क्योंकि एक तो अन्नों का सुरक्षित भंडार वर्ष भर की भोजनापूर्ति के लिए बनाया जा सकता था, और दूसरे ज़रूरत पड़ने पर भी दूसरे स्थानों पर ले जाया जा सकता था। तो स्थायी ग्रामों के विकास के लिए अन्य आवश्यकताएं भी धीरे धीरे पूरी कर ली गई। सिंचाई, धातु, तकनीक, भंडार बनाने की सुविधाएं, कृषि के लिए आवश्यक प्रारंभिक औजार तथा पहियों का निर्माण इत्यादि के विकास के साथ साथ ग्रामों का तंत्र विकसित हुआ। लगभग 7-8 हजार वर्ष पूर्व जब नव पाषाण युग का सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया प्रदेश में माना जाता है, जो कि इराक वाला हिस्सा है। इस प्रदेश में छोटे छोटे प्रथम ग्रामों तथा अधिक सघन जनसंख्या के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। भूमध्य सागरीय यूरोप में लगभग 4,000 तथा शीतोष्ण कटिबंधीय यूरोप में लगभग 3,000 वर्ष ईसा पूर्व नव पाषाण युग का पदार्पण प्राय माना जाता है। किंग्सली डेविस के अनुसार मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र और भारत में इस समय तक सच्चे नगरों का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो ये जो विद्वान थे किंग्सले, इनके मुताबिक उस समय तक जो मेसोपोटामिया, जो इराक वाला हिस्सा है, मिस्र, जो इजिप्ट है, और भारत, इन तीनों के अंदर ग्राम बनने शुरू हो गए थे और उनका विकास शुरू हो गया था। नवपाषाण युग में जो सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम एशिया में समाप्त भी हुआ, लगभग 5,500 वर्ष ईसा पूर्व से, जब दक्षिण पश्चिम एशिया में गांवों में निवास करते हुए कृषि पर आश्रित समुदायों का विकास अधिकतर उसकी पहाड़ियों तथा पर्वत पदीय क्षेत्रों में हो चुका था। आगे के लगभग 1,500 वर्षों तक ये जो सुविधा है, ये दजला फरात नदियों की घाटियों और काप मैदानों में जनसंख्या का फैलाव हमें देखने को मिला, तथा दूसरे बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल, पहिएदार बैलगाड़ी, नाव, धातु तकनीक एवं सिंचाई तकनीक इत्यादि के नए आविष्कारों ने मिलकर पर्याप्त रूप से
उत्पादक अर्थव्यवस्था को विकसित किया, जिससे उन लोगों का एक स्थान पर इकट्ठा होना संभव हो सके जो अपना भोजन स्वयं पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के भरण पोषण के लिए अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता थी। अतः किंग्सली डेविस के मतानुसार पहला शहर जो आकार में अत्यंत छोटा तथा कस्बों से भिन्न नहीं थे, उनका अत्यंत उपयुक्त स्थानों पर 6000 और 5000 ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्व में हमें उनका देखने को मिला। नवपाषाण युग में गांव के सामाजिक धार्मिक संगठन एवं परंपराओं, स्थानीय प्रशासन तथा श्रम विभाजन के प्रारंभिक बीजों के प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा, धार्मिक स्थलों एवं दफनानों के स्थानों के अस्तित्व तथा कृषि से प्राप्त अतिरिक्त सामग्री के संग्रह एवं वितरण इत्यादि की जिम्मेदारियां को बांटे जाने का भी अनुमान लगाया गया है। जैसे भारत की जो सभ्यता थी उसके प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर जो मोहर होती थी, व्यापार होता था, उसमें मोहर लगती थी, तो वो मोहर बैलों की है, तो उससे लगता है कि उस समय बैल मौजूद थे, जानवर जो चिन्ह थे वो मौजूद थे। वहाँ की जो ईंटें मिली हैं वो बताती हैं कि बस्तियों का काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बसी हुई थी। तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि उस समय ईसा से 5000 से 6000 वर्ष पूर्व गांव बसने शुरू हो गए थे। दूसरा जो अभी हम कर रहे थे, ये पाषाण युग में कर रहे थे। अब है गांव से नगरीय बस्तों की ओर परिवर्तन, जो उत्तर पाषाण युग में है। तो अब दूसरा इसमें हम कर रहे हैं उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग से हमारा तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें पत्थरों के औजारों एवं शस्त्रों का उपयोग कांस्य एवं तांबे के उपयोग के साथ साथ जारी था। इसी युग में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास विश्व के प्राचीनतम नगरों का जन्म इराक के मेसोपोटामिया, मिस्र की नील घाटी तथा वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु घाटी प्रदेश में हो चुका था। जब इन क्षेत्रों में विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताएं विकसित थी। जैसा पहले ही बताया जा चुका है, सच्चे नगरों का उदय नवपाषाण युग में नहीं हो सका था। सामान्य धारण यह है कि ईसा पूर्व चौथे सहस्त्राब्द या मिलेनियम के प्रारंभ से ही, जब कांस्य तांबा युग का प्रारंभ मध्य पूर्व से ही होता है। प्रथम वास्तविक नगरों के उदय का प्रारंभ मेसोपोटामिया के उपजाऊ मैदानों में हुआ, क्योंकि उस समय यहाँ के कुछ गांवों के आकार एवं कार्य दोनों में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ये गांव प्रशासन, विनिमय, भंडार सुरक्षण तथा पदार्थों के पुनर्वितरण के केंद्रों के रूप में कार्य करने लगे। नगरीय जीवन के इस प्रथम प्रारंभ के मूल में आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के कारकों का हाथ था, क्योंकि कृषितर वर्गों का एक स्थान पर एकत्रित करने में सुधरे हुए स्थानीय यातायात तथा कृषि ने अतिरिक्त सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा होने में सहायता दी, तथा मंदिर जैसे धार्मिक संस्थाओं के उदय ने कमज़ोर सामाजिक संगठन को नया रूप प्रदान किया। यहाँ मंदिर से तात्पर्य हिंदू सभ्यता के मंदिर से नहीं है, किसी भी इलाके के अंदर जो पूजे जाने वाले जो स्थल थे उनसे है इसका तात्पर्य। सामाजिक संगठन के विकास के फलस्वरूप ही नगरों में निवास करने वाले लोगों को अतिरिक्त सामग्रियों के एकत्रीकरण, सुरक्षण एवं वितरण तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों के लिए जनशक्ति मिल सकी, और इसी संगठनात्मक ढांचे के बल पर ही नगरीय केंद्रों में निवास करने वाले धार्मिक और शासक लोग, व्यापारी और अन्य आवश्यक धंधों में लगे हुए शिल्पकार कृषकों के ऊपर श्रेष्ठता को स्थापित कर सके। जैसे जैसे ये बस्तियाँ बसी, उसमें कई लोग उससे जुड़ते चले गए। कृषक लोग तो अन्न उत्पादन कर ही रहे थे, लेकिन उस अन्न उत्पादन का व्यापार भी शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सी जनसंख्या ऐसी थी जो उस अन्न पे निर्भर थी। जैसे लोहार है या ये कुम्हार है मटकी बनाने वाले, या आपके खाती हैं, उन्होंने पहिए बनाए या जो भी रथ वथ बनाए,
ये सब चीज़ें जब बननी शुरू हुई तो ये अपना काम करते थे, इससे जो उनको बदले में अनाज मिलता था उससे उनका भरण पोषण होता था। तो नगरों की स्थापना इस तरीके से हो गई और कार्यों का भी एक सीमांकन शुरू हो गया कि लोग अपने विशिष्ट कार्यों में संलग्न होने लग गए। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के विकास में धार्मिक क्रियाओं ने सबसे बड़ी शक्ति के रूप में कार्य किया। देवताओं और स्थानीय मुखियाओं के प्रति बढ़ते हुए आदर के कारण कृषकों को अब अपनी ज़रूरतों के अतिरिक्त इन शाही और धार्मिक जाति के लोगों के लिए भी उत्पादन करना पड़ता था। परिणामतः शक्ति का केंद्रीकरण नगरों की दीवारों के भीतर बढ़ता गया, जिससे राजसत्ता और सबसे पहले नगर राज्यों का तथा बाद में साम्राज्यों का क्रमिक विकास हुआ। तो ये जो काल था इसके अंदर हम सिटी स्टेट्स देखने को मिलते हैं कि एक कस्बा है, उसकी चार दीवारी, उसका एक अपना मुखिया हो गया या राजा कह लो उसको, वो उस चार दीवारी में सीमित था। जैसे जैसे इनकी विस्तारवादी चीज़ें जागी, इनका बड़ा रूप देखने को मिला, वो साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। तो शुरुआत जो हुई थी वो इस तरीके के सिटी स्टेट्स या एक नगर राज्य के रूप में, नगर को ही राज्य का रूप दे दिया था। ये चीज़ हमारे को ग्रीस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, रोम्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पार्टा है और रोम है, ये एक सिटी स्टेट्स के रूप में पहले विकसित हुए थे। प्रथम नगरों के उदय के क्षेत्र और उनके बाद के फैलाव के बारे में दो तरह के मत मिलते हैं। पहला मत के अनुसार प्रारंभ में नगरों की उत्पत्ति और संस्कृति का एक ही क्षेत्र था, फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित मेसोपोटामिया, मध्य पूर्व का उपजाऊ अर्धचंद्राकार प्रदेश, और यहीं से नगर निर्माण की प्रक्रिया नील घाटी, सिंधु घाटी, चीन की हुआंगहो घाटी, यूरोप तथा बाद में संभवतः मध्य अमेरिका में भी फैल गई। इस विचार के समर्थन के प्रमुख तर्क यह हैं कि सांस्कृतिक विशेषताएं, बहुत से देवी देवताओं की मान्यता तथा बड़े बड़े मंदिर, केंद्रीय नियंत्रण के द्वारा मर्यादित शासन, श्रम जाति विभाजन, लेखन का प्रारंभ तथा कैलेंडर समान है और अत्यंत विशिष्ट ढंग की है, जिनका स्वतः और निरपेक्ष रूप में विकसित होना मुश्किल है। दूसरे मत के अनुसार बहुत से क्षेत्रों में अपने आप बिना किसी बाह्य प्रभाव के नगरों की उत्पत्ति स्वयं ढंग से हुई, क्योंकि वस्तुओं और विशेषताओं एवं मनुष्य के इच्छित स्थानांतरण के लिए उस समय मौजूद संचार यातायात के साधन आपस में इतने दूर स्थित क्षेत्रों के लिए एकदम अपर्याप्त थे। प्रथम विचारधारा के पक्ष में अधिक प्रमाणों से मिलने के कारण उसे हम ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। सघन बस्तियों का विकास सबसे पहले दजला फरात प्रदेश में हुआ, जो कि इराक के अंदर है। इसके बाद मिस्र के नील घाटी में हुआ और फिर सिंधु घाटी क्षेत्र में लगभग 3300 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलता है। अब ये चल रहा था सारा प्राचीन काल के अंदर ही। प्राचीन काल के अंदर हम अब करेंगे मेसोपोटामिया, मिस्र तथा सिंधु घाटी। इस अवधि को पुरातत्ववेताओं ने अर्ली डायनेस्टिक पीरियड का नाम दिया हुआ है। समान धर्म, भाषा, सामाजिक संगठन और संस्कृति के साथ विकसित बहुत से नगर राज्यों में से प्रत्येक का एक शासक होता था, जो उस राज्य को प्रमुख धर्मगुरु के रूप में होता था।
नगर के पास स्थित उसका प्रदेश जिस पर नगर आश्रित रहता था उसके राज्य का निर्माण करता था तथा राज्य की कृषि लीन जनसंख्या से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन नगर के मुख्य मंदिर में जमा किया जाता था। नगरों का विकास प्राय नदी की धाराओं के बीच के क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर हुआ जहां बाढ़ से अधिकतम सुरक्षा थी, क्योंकि उस समय ये राहत आपदा और इस तरीके की चीज़ें तो होती नहीं थी, तो वो आदमी बसाव ही ऐसे स्थानों पर करते थे जहाँ पानी की उपलब्ध भी हो लेकिन उनकी बाढ़ वगैरह से सुरक्षा भी हो, क्योंकि उस समय बाढ़ें प्राय आया करती थी। मेसोपोटामिया के प्रदेश में पहले सुमेर और बेबीलोनिया से सभ्यता एवं नगरों का विकास हुआ तथा थोड़ा बाद में असीरिया में देखने को मिला। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम प्रारंभिक नगरों में जो पहले की पाषाण बस्तियों के बदले हुए रूप थे प्रमुख हैं। नदी प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित इरेज, इरिदू, उर, लगाश और लारसा तथा मध्य भाग में स्थित किश तथा जमदेत नासर शहर हैं। इन नगरों का जन्म 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले हुआ था। उर सबसे बाद का बसाया गया था, मतलब सबसे नवीनतम था इस क्षेत्र के अंदर। बेबीलोन जो नगर के रूप में लगभग 2200 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया, 300-400 वर्षों के भीतर एक अत्यंत प्रभावशाली नगर बन गया। यह बगदाद के वर्तमान स्थल से लगभग 50 मील दक्षिण में यूफ्रेट्स नदी पर स्थित था। इसका चित्र हम दिखाएंगे यहाँ पर बोर्ड पर, आप अभी देखना, चित्र में आपको दिया जाएगा इसका। इस समय यह संपन्नतम शहरों में से एक था और इसकी जनसंख्या का अनुमान 80,000 के आसपास लगाया गया है। पौने 200 वर्ष तक यह विश्व का विशालतम शहर था। 612 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 125 वर्षों तक लगभग 2 लाख जनसंख्या के साथ और लगभग 440 और 320 ईसा पूर्व के बीच लगभग 2.5 लाख जनसंख्या के साथ यह पुनः दुनिया का प्रथम नगर माना जाता है। इस समय तक इस नगर में 3-4 मंजिलों की बहुत सी इमारतों का होना बताया गया है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों में यह भी दीवारों से घिरे हुए थे तथा नगरीय जीवन में भी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये दीवारों से घिरे हुए मतलब जैसे किले नुमा एक परकोटे टाइप में शहर बेबीलोन का बसा हुआ था। इसकी राजधानी अक्कड़ आकार में विश्व में संभवतः सबसे बड़ी थी लगभग, लेकिन जब 2100 ईसा पूर्व के आसपास यह राजधानी लागाश में स्थानांतरित की गई तो लगभग 1 लाख जनसंख्या के साथ विशालतम शहर होने का गौरव भी लगभग 1 शताब्दी के लिए इसी शहर को प्राप्त हो गया। यूफ्रेट्स के किनारे स्थित इरेज मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों में से है। कीचड़ या कच्ची मिट्टी से बनी इसकी दीवारों के भीतर लगभग 2 वर्ग मील क्षेत्रफल में तृतीय चतुर्थक सहस्त्रों के मोड़ पर लगभग 25,000 व्यक्तियों के रहने का अनुमान है। जोबर्ग के अनुसार इस नगर में निर्मित मंदिर जो लगभग 40 इंच ऊंचे कृत्रिम टीले पर बना था, लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल लिए हुए था। एक अन्य महत्वपूर्ण नगर उरूख की दीवारों के भीतर लगभग 2 वर्ग मील एकड़ का क्षेत्र घिरा हुआ था। तो मेसोपोटामिया में प्रसिद्ध नगरों में नाइनवे भी था जो मोसुल नगर के पूर्व में टिग्रिस के किनारे पर स्थित था। यह असीरिया प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा नगर माना जाता है। मेसोपोटामिया के अन्य नगर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में काफ़ी छोटे थे। उल्लेखनीय है असीरिया में स्थित खोरसाबाद, यूफ्रेट्स पर स्थित कारकेमिश और बगदाद से थोड़ा पूर्व में स्थित खाफेजा तथा सुमेर एवं बेबीलोनिया प्रदेश के बीच स्थित उम्मा, जिनकी जनसंख्या तृतीय सहस्त्रक में क्रमशः 12 तथा 16,000 बताई जाती है।
बगदाद में उत्तर पूर्व की ओर स्थित बेबीलोन के पास स्थित किश भी अत्यंत प्राचीन नगर में से एक है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि ये किस तरीके से बेबीलोन की जो सभ्यता थी वो किस तरीके से विकसित हुई, नगरों का उद्धार कैसे देखने को मिला। इसमें अब हम करेंगे ये वाला नील घाटी का। तो नील घाटी में किस तरीके से नगरों का विकास हुआ। इस प्रदेश में भी नगरों का विकास मेसोपोटामिया के लगभग समानांतर ही होता था। इन गांवों ने राजनीतिक दृष्टि से सर्वप्रथम क्षेत्रीय इकाइयों का रूप ग्रहण कर लिया, जिनमें सिंचाई एवं कृषि की अलग अलग व्यवस्थाओं के अतिरिक्त पहले बताए गए तकनीक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी विकसित हो गई। मेसोपोटामिया की तुलना में यहाँ पर गांव में नगरों की ओर का परिवर्तन अधिक धीमा था। मेसोपोटामिया की तुलना में यहाँ परिवर्तन बहुत धीमा था, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व से पूर्व के बड़े शहरों के चिन्ह यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं। नील घाटी में प्राचीन नगरों के चिन्ह बहुत कम मिलने का प्रमुख कारण जल्दी नष्ट होने योग्य निर्माण सामग्रियों का उपयोग भी हो सकता है। पिरामिडों के निर्माण के बाद में जब पत्थरों का उपयोग मिस्र में शुरू हुआ, तब भी मकानों के निर्माण में इसी तरह की सामग्रियों की प्रधानता देखने को मिलती है। पत्थरों का निर्माण के जो प्रमाण मिल रहे हैं सबसे पहले पिरामिड में देखने को मिले, लेकिन उस समय भी जो बस्तियां बस रही थी या मकान उनमें बनाए जा रहे थे, वो मकानों के अंदर पत्थर नहीं था, बल्कि कच्ची सामग्रियों से ही वो बन रहे थे। इसलिए नील घाटी के बहुत से नगरों के बारे में हमें बहुत कम ज्ञान मिलता है। एक लेखन जॉन ए विल्सन ने तो यहाँ तक कह डाला कि सिकंदरिया की स्थापना, मतलब अलेक्जेंड्रिया की स्थापना पहले के 3000 वर्षों से मिस्र बिना किसी भी बड़े नगर के एक प्रमुख सभ्यता के रूप में थी। इतना आवश्यक निश्चित है कि मेसोपोटामिया की तुलना में यहाँ के नगर अधिकांशतः काफ़ी छोटे और नगरीकरण का स्तर काफ़ी नीचा था। मेसोपोटामिया की जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो मिस्र में विकास हो रहा था नगरों का, वो काफ़ी अलग तरीके का था। कुछ लोगों के अनुसार एबिडोस यहाँ का प्राचीनतम तथा विश्व का भी प्रमुख शहर था, जिसकी चर्चा की जा चुकी है। नील घाटी के नगरों में एबिडोस के बाद राजधानी होने का गौरव जिन नगरों को प्राप्त हुआ, उनमें थेनेस और मेम्फिस भी हैं, जिन्हें क्रमशः 2900 ईसा पूर्व के लगभग और 2700 ईसा पूर्व के बाद राजधानी होने का अवसर मिला। एक अनुमान के अनुसार इसकी राजधानी 2.25 लाख के करीब बताई गई है जनसंख्या इसकी राजधानी की। यूनानी लेखकों के अनुसार इसकी परिधि, जो इसका फैलाव था, वो 14 मील में था, लेकिन जनसंख्या इत्यादि का यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि चांदलर के अनुसार लगभग 50 वर्षों तक यह विश्व का वृहत्तम नगर था। इसकी लगभग जनसंख्या 1 लाख थी। इसके अलावा जो शहर यहाँ पर थे वो थे अखेटाटोन, टैनिस, हेरकिलपोलिस तथा बोबास्तिस, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये सब नील नदी के सारे बसे हुए थे। एफ्रोडिटोपोलिस तथा हियराकोनोपोलिस का भी उल्लेख मिलता है। एक और बड़े नगर अवेरस का भी उल्लेख किया गया है, जो ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में विश्व के विशालतम नगरों में था। यहाँ के अन्य नगर प्राय काफ़ी छोटे थे। मिस्र के प्राचीनतम नगरों में स्थल और परिस्थिति के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी स्थिति मेम्फिस की ही रही, जो हमेशा एक या दूसरे नाम से बड़ा नगर रहा है। तो देखते हैं हम चीन में, ये मिस्र में किस तरीके से नगरों की उत्पत्ति हुई और सभी नील नदी के सहारे विकसित हुए।
अब हम करेंगे अपना सिंधु घाटी के नगरों के बारे में। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नामक यहाँ के दोनों प्रसिद्ध नगर 2500 ईसा पूर्व तक प्रमुख नगरों के रूप में स्थापित थे। हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले के में लाहौर से लगभग 100 मील दक्षिण पश्चिम की तरफ सिंधु नदी की सहायक रावी के किनारे पर हड़प्पा रोड स्टेशन से लगभग 4 मील उत्तर पूर्व में स्थित था तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लगभग 350 मील दक्षिण की तरफ सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर विकसित था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक का टीला या माउंड ऑफ द डेड। ये दोनों नगर एक साम्राज्य की राजधानियों के रूप में विकसित हुए जो सिंधु घाटी में ईसा पूर्व 3000 से 1500 के बीच अस्तित्व में आए। यहाँ भी गांवों का एक तंत्र विकसित हुआ था जिसका केंद्र बिंदुओं के रूप में दोनों नगर थे। सिंचाई की व्यवस्था के साथ गेहूं, जौ, कपास की कृषि यहाँ का उत्पादक कृषि की विशेषता थी। लोहे को छोड़कर अन्य धातुएं, औजारों, पहिएदार गाड़ियों, चित्रित लेख तथा पालतू जानवरों का उपयोग यहाँ के तकनीकी विकास की अवस्था थी। इन सब चीज़ों के हमें प्रमाण मिले हैं। एक अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा दोनों की जनसंख्या 5 से 15,000 के बीच थी, लेकिन वस्तुतः इन नगरों की जनसंख्या संभवतः 20,000 से कम नहीं थी। मोहनजोदड़ो नगर का क्षेत्रफल लगभग 600 एकड़ या 1 वर्ग मील था, जबकि हड़प्पा को घेरने वाली दीवारों का घेरा 2.5 मील लंबा बताया गया है। इन नगरों के गृहों के निर्माण में अधिकांशतः अच्छे और पक्के ईंटों का उपयोग हुआ। पक्की ईंटों के उपयोग मिले क्योंकि ईंटों का प्रमाण हमें मिला है इधर से। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें भी मिली हैं जिनमें ईंटें लगी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की समाप्ति 1400 ईसा पूर्व के आसपास या बाह्य आक्रमणों से या बाढ़ या जलवायु परिवर्तन जैसी भौतिक आपदाओं के फलस्वरूप हुई और लगभग इसी के ह्रास के साथ ये दोनों नगर भी धीरे धीरे क्षीण हो गए और इतिहास के विषय बनते हुए अवशेष छोड़ गए। ये हम जो चीज़ की थी तीसरी कैटेगरी में मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी के लिए। अब हम बात करते हैं इन जो प्राचीनतम नगर है इनकी सामान्य विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता यह थी कि ये सभी नगर आकार तथा जनसंख्या दोनों में बहुत छोटे थे, जैसा पहले दिए गए उदाहरणों से हम स्पष्ट हो चुका है। दूसरा, प्रत्येक नगर अपने क्षेत्र और उसके निवासियों की संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की तकनीकी विकास का प्रतीक एवं पूर्ण प्रतिनिधि था। अतः प्राय सभी नगर राज्यों या साम्राज्यों की राजधानियों के रूप में थे। इन सभी नगरों के सामाजिक राजनीतिक संगठन में धर्मगुरुओं का एक बोलबाला था। मेसोपोटामिया एवं नील घाटी के नगरीय आकारिकी में मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ इस समय ईंटों का उपयोग देखने को मिला सभी सभ्यताओं में। नगरों के भीतर कृषकों की संख्या बहुत अधिक थी, संभवतः 80% तक कृषक थे या इससे ज़्यादा भी थे। नगरों की सीमाओं के भीतर या किनारे की तरफ फसलों का उपजाया जाना नगरीय बस्ती और बाजार के लिए अच्छा आर्थिक आधार तैयार करता था, क्योंकि इसके द्वारा भोजन पूर्ति एक निश्चित ढंग से की जा सकती थी और प्रत्येक नगर की आंतरिक जनसंख्या में प्राय सामाजिक वर्गीकरण का अस्तित्व था। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि नगर बसे तो खाती की ज़रूरत पड़ी, लोहारों की ज़रूरत पड़ी, कुम्हारों की ज़रूरत पड़ी और नगर की सुरक्षा करने के लिए सैनिकों की ज़रूरत पड़ी। तो विशिष्टीकरण होता चला गया, कार्यों का विभाजन होता चला गया और नगर विकसित होते चले गए। अब हम करेंगे इसी में ही भूमध्य सागरीय चीन तथा भारत में नगर निर्माण का जो प्रकार देखने को हमें मिलता है। ये क ख ग घ इसमें आएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र
चीन तथा भारत में नगर निर्माण का कैसे फैलाव देखने को मिला। कहा जा चुका है कि मेसोपोटामिया से भी संभवतः अन्य बहुत से क्षेत्रों में नगरीय जीवन का प्रसार हुआ, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर, चीन, यूरोप, एशिया के भीतरी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया शामिल है। 3000 ईसा पूर्व के आसपास उठी नगरीय विकास की पहली और तेज लहर लगभग 2 सहस्त्रकों तक काफ़ी मंद होकर चल रही थी। 200 साल तक, मतलब ये काफ़ी मंद चल रही थी। लेकिन एकाएक जब लोहे युग का प्रारंभ इस लंबी अवधि के अंत की तरफ हुआ तो एशिया माइनर तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों में नगरों का विकास या तकनीकी सहायता से उनको बल मिला। लोहे को पिघलाने और वर्णनमाला लेखन जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार भी प्राप्त हुए। लेकिन लौह युग के पूर्व नगरीय जीवन का प्रसार इन सभ्यता केंद्रों में नए क्षेत्रों को में काफ़ी हो चुका था। पूर्वी भूमध्य सागर तथा पूर्व में वांगो घाटी में नगरीय जीवन का सब प्रचार या प्रसार सबसे अधिक देखने को मिला। पूर्वी भूमध्य सागर में 2500 ईसा पूर्व तक नगरों का उदय हुआ, जिसमें क्रीट द्वीप पर नासोस तथा मालिया, एशिया माइनर में ट्रॉय तथा यूनान की भूमि पर माइकेनी नामक नगरों की जन्म संभवतः इसी समय के आसपास हुआ, यह हमें देखने को मिला। भूमध्य सागर के एगियन सी के द्वीप पर इस समय व्यापार के बड़े महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में थे, क्योंकि पश्चिम बढ़ने के पूर्व समुद्री यात्री वहाँ रुकने लगे और व्यापार करने लगे, तो उसका विकास देखने को मिला। ग्रीक सभ्यता का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। यहीं पर यूरोप के सबसे प्राचीन नगर राज्यों का भी जन्म हुआ था। मैंने जैसे पूर्व में बताया था नगर राज्य स्टार्ट हुए थे, तो सिसिली दक्षिण इटली के अंदर है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ देखने को हमें मिली। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारों पर लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास नगर निर्माण की एक लहर का आगमन हुआ। यहाँ जो नगर अब अस्तित्व में आए वो थे टायर, बेरूत, सिडन, गाज़ा, दमिश्क, हालाब, अलेप्पो, जेरिचो, दमिश्क और बेरूत आज भी प्रसिद्ध राजधानियों के रूप में हैं। जेरूसलम की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके एक अत्यंत प्राचीन नगर होने के बारे में संदेह नहीं है, क्योंकि ईसा का जन्म जेरूसलम से ही संबंधित है, इसलिए ये प्राचीन। चीन की हुआंगो घाटी में भी एक प्राचीन सभ्यता के विकास के साथ ही देश के प्रथम नगरों का जन्म हुआ। वी हो घाटी इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। यांगसी क्वांग नदी के दक्षिण की ओर भी नगरीय जीवन का फैलाव करते हुए लोयांग तथा चांगांग इत्यादि नगरों का निर्माण किया। चांदलर के अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व में विश्व का चौथा बड़ा नगर था तथा लोवांग में लगभग 1,17,000 जनसंख्या के साथ यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। नील घाटी प्रदेश में नगर निर्माण की प्रक्रिया लगभग 400 ईसा पूर्व तक काफी धीमी हो चुकी थी। सिंधु घाटी में भी यह प्रक्रिया लगभग 800 वर्षों तक काफी मंद थी। भारतीय उपमहाद्वीप में नगर निर्माण की प्रथम लहर सिंधु घाटी सभ्यता के त्रासोन्मुख होने तथा आर्य सभ्यता के विकास के साथ आई। आर्यों के आगमन के समय के बारे में यद्यपि मतभेद है, लेकिन 2500 से 2000 ईसा पूर्व की अवधि में अधिकांश शर्तें पूरी हो जाती हैं। और इसमें कोई मतभेद नहीं है कि 1500 ईसा पूर्व तक आर्य सभ्यता भारत में आ चुकी थी। तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ जैसे शहर आर्य सभ्यता के आगमन के थोड़े दिनों बाद ही बरसाए गए। भारत के नगरीय विकास के बारे में आगे हम अधिक विस्तार से आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि प्राचीन या
प्राग ऐतिहासिक काल में नगरों का जन्म किस प्रकार से हुआ। हम शीघ्र नगरीय भूगोल के नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।